नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सीबीआई केंद्र सरकार की एक कठपुतली के रूप में कार्य करती है। रीज़न क्या है, तो देखिए आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी भी सीबीआई या ईडी कोई एक्शन लेती है या किसी अपोजिशन पार्टी के किसी विधायक या सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो हम देखते हैं कि बहुत बार चर्चाओं में मामला आ जाता है कि यह जो भी हो रहा है मोदी सरकार करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो उसी से संबंधित पूरा हमारा मामला है, क्योंकि बंगाल में हमने देखा कि लंबे समय से ना कुछ गतिविधियां चल रही हैं। हमने देखा कि इलेक्शन हुआ और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जान गंवानी पड़ी। ऐसा माना जाता है कि यह सब कार्य तृणमूल सरकार ने करवाया था ताकि बीजेपी वहाँ नहीं जीत पाए। तो क्या हुआ कि वर्ष 2018 से यह गतिविधि चल रही है। वर्ष 2018 में अनेक मामले दर्ज किए गए थे बंगाल में, लेकिन क्या हुआ था, सारी की सारी कार्रवाई जो थी वह सीबीआई देख रही थी। पर सीबीआई को एक नियम का पालन करना पड़ता है। वो नियम यह कहता है कि ज़रूरी है कि अगर आप किसी राज्य में किसी मामले की इंक्वायरी करें तो पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले लें। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो वर्ष 2018 में मामले चल रहे थे, उसी समय बंगाल गवर्नमेंट ने अपना कंसेंट वापस ले लिया। उसने कहा कि अब आप मामले रोक दीजिए, लेकिन उसके बावजूद मामलों की जांच सीबीआई करता रहा, जिस वजह से एक अधिवक्ता साहब हैं, आप सभी जानते होंगे, लगभग नाम सुना होगा, कपिल सिब्बल। तो उन्होंने बंगाल सरकार की तरफ से एक मामला कोर्ट में दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। हालांकि मामला उन्होंने यह कहा है कि हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि सीबीआई का कार्यक्षेत्र क्या है, क्योंकि सीबीआई राज्य के कंसेंट के बिना भी इंक्वायरी कर रही है। तो जो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने प्रस्तुत होते हुए वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देते बताया कि देखिए, जो सीबीआई है यह एक स्वतंत्र निकाय है और केंद्र सरकार का इस पर ना तो कोई अधीक्षण है और ना ही नियंत्रण। हम किसी भी तरह से इसकी कार्यवाही में इंटरफेयर नहीं करते। यह अपनी मर्जी से काम करती है और पूरा अधिकार है इसको जैसा ये ठीक समझे वैसा कार्य करे। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, केंद्र सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रश्न आता है वह सॉलिसिटर जनरल साहब ने बता दिया। बाकी आप लोग का क्या मानना है कि है इन्वॉल्वमेंट केंद्र सरकार का या नहीं है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। इतना मामला क्लियर है। तो देखेंगे कि सीबीआई की कार्यप्रणाली क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या जिम्मेदारी इसके पास है, किस मंत्रालय के तहत ये काम करती है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वहीं दोनों जो ये विवाद है केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच में, इसको भी अच्छे समझेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप यह जानें कि एक प्रश्न यहाँ से जो पूछा जा सकता है प्री में, इस प्रकार का रहेगा। पहले भी अनेक प्रश्न आए हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक बहुत ज़्यादा, इसलिए तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, यदि आंसर पता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के वहाँ पर आंसर ड्रॉप कर दीजिए। हालांकि आपको इस वीडियो के अंत तक सारी बातें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए विवाद क्या है, विवाद आपको मैं पूरा समझा देता हूँ। तो 2018 की आप घटना समझ गए। अभी सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता वहाँ प्रस्तुत हुए, उन्होंने जवाब दे दिया। तो देखिए तर्क वितर्क हुआ दोनों में, चाहे तुषार मेहता की बात करें चाहे कपिल सिब्बल की। तो तुषार मेहता ने वहाँ पर रहते हुए काफ़ी सारी बातें बताई। एक तो सीधा सीधा कह दिया कि केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने उनकी बात सुनते हुए यह कहा कि देखिए, हम आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं जानना चाहते, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या सीबीआई का कार्यक्षेत्र है, और हम यह जानना चाहते हैं कि जो कार्य वो कर रही है क्या वह कार्य अपने अधिकार क्षेत्रों में रहकर कर रही है। रीज़न क्या था ये समझते हैं। तो देखिए सीबीआई की जो स्थापना हुई है यह हुई है एसपीई अधिनियम के तहत, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। उसी के अनुरूप ये कार्य करती है। ठीक है जी, जब कार्य आप इसके अनुरूप कर रहे हैं तो आप इसकी धाराओं को पहले समझिए, धारा क्या कहती है। तो देखिए जो उसकी धारा 5 है वो यह कहती है कि सीबीआई पूरे देश में कहीं भी जाकर मामलों की इंक्वायरी कर सकती है और देख सकती है कि प्रशासन में कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ पे पारंपरिक अपराध हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ पर नज़र बना सकती है, मामला शुरू कर सकती है। हालांकि यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा 5 अधिकार देती तो है भारत में कहीं भी जाके इंक्वायरी करने का, लेकिन इसकी धारा 6 में एक बात को स्पष्ट किया गया है कि आप कहीं भी जाके इंक्वायरी करेंगे तो उस स्थिति में ज़रूरी यह है कि पहले आप उस राज्य की सरकार का कंसेंट ले लें, यानी कि राज्य सरकार से पूछ लें कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। यदि वहाँ से सहमति मिल जाती है तो ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। यही घटना हुई बंगाल में। 2018 में बंगाल गवर्नमेंट ने अपना कंसेंट जो था यह वापस ले लिया कि हम अब नहीं चाहते कि आप इंक्वायरी करें। लेकिन उस सब के बावजूद 12 मामले ऐसे हैं जो बंगाल में लगातार चलते रहे। उसके बाद जाकर के यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो एक तरफ पता लग गया हमें कि केंद्र सरकार ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। ऑब्जेक्शन उठ रहा था डीओपीटी के ऊपर। आप सभी लोगों ने ये नाम सुन लिया होगा कि डीओपीटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कोई भी सरकारी अधिकारी नियुक्त होते हैं। अगर आप एक सिविल सेवक बनते हैं, सरकारी अधिकारी जब बन जाएंगे, चाहे आप आईएएस आईपीएस कुछ भी बनते हैं, उस स्थिति में आपकी जो कार्रवाई होगी नियुक्ति की ना, वो डीओपीटी ही संभालता है। कैडर एलोकेशन वगैरह, जिम्मेदारी देना, यह सब इसी के पास है। लवासना में आपकी सिर्फ ट्रेनिंग होगी
क्लियर है बात इतना। तो डीओपीटी ही सीबीआई के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करती है, और जनरली हम यह देखते हैं कि जो आईपीएस होते हैं उनके अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनको प्रमोट कर दिया जाता है सीबीआई के अंदर। क्लियर है इतना? ओके। तो देखिए जो 12 मामले थे उसको लेकर के मामला यहाँ गया, तो इन्होंने बता दिया तुषार मेहता साहब ने कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डीओपीटी के पास यह अधिकार है कि वह सिर्फ नियुक्ति करे, ट्रांसफर को देखे, पदोन्नति को देखे। अगर सीबीआई ने कोई मामला शुरू किया है, कहीं पर जांच चल रही है, तो कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता। हालांकि एक खास बात यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास यह दायित्व है कि यह सीबीआई के मामलों का अधीक्षण करे, लेकिन जो भी गतिविधि बंगाल में हुई है उस मामले में भी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कोई कार्य नहीं किया है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो इसको लेकर सारा वाद विवाद था, तो कपिल सिब्बल साहब ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए और धाराओं को लेकर बात उठाई। क्लियर बात है? तो देखिए जितनी भी बात यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि सीबीआई के अधीक्षण की जिम्मेदारी किसके पास है, आपकी नियुक्ति कैसे होती है, और केंद्र सरकार सीबीआई के कार्यक्षेत्र से पूरी तरह से परे है। कितना क्लियर है? वहीं हमें एक खास बात यह भी पता लग रही है कि जो सीबीआई है उसके गठन किस प्रकार हुआ था, स्थापना किस प्रकार हुई थी। तो एसपीई अधिनियम याद रखिएगा, और इसकी दोनों धाराएं खास हो गई हैं, चर्चाओं में है, तो आपसे आने वाले समय में पूछी जा सकती है। चलिए समझते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें कि यह अस्तित्व में कैसे आया और इसके पास क्या क्या दायित्व है। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। तो देखिए इसकी स्थापना होती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के माध्यम से। इसकी जो स्थापना थी है 1941 में हुई थी। रीज़न क्या था? तो देखिए 1941 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सारा एक्शन लिया था। दरअसल इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि जो हमारा रक्षा विभाग के तहत जहां हम लोग अपने डिफेंस का सामान रखते हैं, गोला बारूद रसद आपूर्ति जो हमारी होती है, वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और अधिकारी गलत कार्य कर रहे हैं और हमारे देश के विरुद्ध चल रहे हैं। इस स्थिति में ज़रूरी है एक ऐसा आयोग हो जो इस पूरे मामले पर नज़र रखे और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करे। ठीक है, तो उन्होंने महसूस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन आए, तो उस समय हमने एक जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वह दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना इन्होंने कर दी। ठीक है, यह कार्य करती रही, मामलों की जांच करती रही, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1942 में आके खत्म हो गया। अब इन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, अब क्या करें? तो उन्होंने पाया कि देखिए भ्रष्टाचार जो है वह रेलवे में बहुत ज़्यादा हो रखा है, और रेलवे पूरे भारत में अलग अलग जगह पर इलीगल ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का। तो इस स्थिति में ज़रूरी है कि अब रेलवे का जिम्मेदारी दे दी जाए सीबीआई को और मामलों की जांच ये करे। ठीक है जी, मामलों की जांच शुरू हो गई, और इसी बीच क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि सारे के सारा सिस्टम जो है वह चेंज हो जाता है। और चेंज कैसे होता है कि इस समय दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को 1946 में लागू किया जाता है। अब पहले क्या था? विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम था, बाद में एक नया अधिनियम लेके आते हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में। सबसे पहले तो जो पावर होती है इसकी वो सारी चली जाती है हमारी होम मिनिस्ट्री के पास। गृह मंत्रालय कार्यवाही संभालता है इसकी, और गृह मंत्रालय कार्यवाही संभालते हुए हम देखते हैं कि 1963 में एक बड़ा फैसला लेता है। 1963 में गृह मंत्रालय एक संकल्प पत्र पारित करता है, और इस संकल्प पत्र के माध्यम से वो साफ साफ कहता है कि आप विशेष पुलिस हैं, अब आपको विशेष पुलिस के रूप में नहीं जाना जाएगा, अब आप जाने जाएंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के रूप में। तो ठीक इस प्रकार हम देखते हैं कि 1963 में आकर के सीबीआई को अपना यह नाम मिला। सीबीआई को 1963 से पहले किस रूप में जाना जाता था? विशेष पुलिस के रूप में। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो यह पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है सीबीआई का, यह कार्य कर रहा है केंद्र सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत। ठीक है, तो गृह मंत्रालय से अब यह यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। इस मंत्रालय के तहत सारे कार्यवाही हो रही है, और इसका जो कार्मिक विभाग होता है वह कार्मिक विभाग सारे निर्णय लेता है। क्लियर है बात? ठीक, अगर किसी को किसी इन्फॉर्मेशन में कोई डाउट है तो जितनी भी बात आप लोग देख रहे हैं सब सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। आप चाहे तो वहाँ प्रॉपर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल है और हर एक बात इससे जुड़ी हुई वहाँ पे की गई है। तो आज के समय में जो सीबीआई है यह हमारे देश की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी के रूप में काम कर रही है। यह हमारे देश की नोडल पुलिस एजेंसी है, और वहीं इसके ऊपर यह दायित्व है कि यह इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच में सहयोग भी करती है। क्लियर है? आज के समय में इसको भ्रष्टाचार के अलावा भी अनेक दायित्व दिए गए हैं। पहले शुरुआत में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मिली, फिर उसके बाद में हमने देखा कि 1963 में आकर के इसका नाम बदल दिया गया। जब 1963 में इसका नाम बदला तो शुरुआत में इसको बोला कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखें और उसको सुलझाने का, ख़त्म करने का प्रयास करें। तो शुरुआत में इसने सिविल सर्विसेज देखा, बाद में हमने देखा कि 1969 में आकर के इनको बैंकिंग क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई, और इनको कहा गया कि बैंकिंग क्षेत्र में जितना भी करप्शन है आप उस पूरे करप्शन को कंट्रोल करेंगे। फिर बाद में इसका दायित्व बढ़ा दिया गया, और दायित्व बढ़ाते हुए इनको बोला जो पारंपरिक अपराध हैं अब आप उनको भी देखेंगे, आर्थिक अपराधों को देखेंगे, बैंकिंग धोखाधड़ी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अगर अपराध हो रहा है, कहीं कुछ भी गलत, या कोई हमारे देश का सीक्रेट इंफॉर्मेशन है
वो कोई अधिकारी ट्रांसफ़र कर दे रहा है तो हर एक मामले की जांच अब आपने ही करनी है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन सभी जिम्मेदारियों की जांच अब यह सीबीआई करता है। क्लियर है आप सभी को? तो यह अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, अपनी इच्छा से काम करता है, हालांकि जो नियमों का पालन करना होता है वो ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, जितनी महत्वपूर्ण थी वह सब आपको बता दी गई है। और ठीक इसी प्रकार आपके सामने एक प्रश्न शुरू में दिया गया था, तो अब मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि क्या है इसका आंसर, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट सरल है, आप अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। ऐसे ही पढ़ते समझते जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि आप लोग को चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। तो बताइए कितने लोगों ने आंसर सही दिया है। फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। हालांकि अब मुलाकात दिवाली के बाद होगी, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली एंड अच्छे से दिवाली मनाइएगा। बम पटाखे अगर जला रहे हैं तो सावधानीपूर्वक चलाइएगा और खुद भी सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच।